ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम। तो देखिए हमारा जो दो पोर्शन में इसको बांट सकते हैं, एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। का ये चार्ट से हम इसको समझेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड देन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट हमने पढ़ा है ब्रेन और स्पाइनल कोड। वैसे ही जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, इसमें आएगा आपका इससे फिर ये जो दो निकल रहे हैं, मोटर और सेंसरी। फिर इसमें आएगा आपका सोमेटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। जो अभी एएनएस है, इसके फिर से दो पोर्शन होंगे, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ओके, तो इस स्ट्रक्चर को इस चार्ट से फॉलो करते हुए हम धीरे धीरे आगे जाएंगे। राइट नाउ अभी सबसे पहले जो नर्वस सिस्टम होता है, ये पूरे होल की बात कर रहे हैं। तो ये सारे इंटीग्रेट करता है इंफॉर्मेशन को, जो सारे सेंसरी ऑर्गन है वहां से जो भी इनपुट मिलता है बाहर के वातावरण से हमें सूचना प्रदान करता है, और उसको प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेट करके हमें कॉम्प्रीहेंड करवाते हैं। कॉम्प्रीहेंड करना यानी कि समझना। कई बार कुछ आवाज जो होती है वो कान पे पड़ती है, यानी कि आप उसको सुन पा रहे हैं पर आप उसको प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे वाले जहां पर भी ऑडिटरी नर्व या ऑक्यूलर नर्व आगे जाकर इन्वॉल्व हो जाते हैं, या जो न्यूरोपैथी होती है, यानी कि आपको कान में आवाज आ रही है पर वो कॉम्प्रीहेंड नहीं हो रही है। आंख से सिग्नल दिखाई दे रहा है पर जब वो ब्रेन में पहुंच रहा है तो आप उसको प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो ब्रेन है, ये ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है जो कि आ रही इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेट करके और प्रोसेस करके हमें कॉम्प्रीहेंड करने में मदद करता है। समझना एक अलग बात है, सिर्फ सुनना, सिग्नल आना अलग बात है। जो न्यूरोपैथीज होते हैं उनमें आपको आप अगर मान लीजिए कान चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको लगेगा सब कुछ सुनाई दे रहा है, सब कुछ नॉर्मल आ रहा है, पर जब आप उसको कुछ भी आंसर पूछेंगे तो वो रिप्लाई नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ब्रेन में वो प्रोसेस नहीं हो पा रहा है। तो इस तरह का जो है ये कॉम्प्रीहेंशन का काम है। जो ब्रेन एक कितनी कॉम्प्लेक्स संरचना है, वो ये सब काम आगे करती है। ये जैसे कि हमने देखा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पोर्शन होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, जो कि इंटीग्रेट करता है, कंट्रोल सेंटर होता है, रिसीव करता है, इंटरप्रेट करता है, कॉम्प्रीहेंड करता है ना। और करने के बाद पीएनएस को सिग्नल भेजता है। पीएनएस क्या है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो सेंट्रल के अलावा जो है, जिसमें आ गए आपके 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स और 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स। ये नंबर्स आप याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। स्पाइनल नर्व्स कितने होते हैं? 31, और 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स के नाम इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पर 12 क्रेनियल नर्व्स के नाम भी सबको आने चाहिए, जो हम आगे लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी इसके फिर से दो डिवीजन हो जाता है, सेंसरी और मोटार डिवीजन। ठीक है, अब मोटर के और फर्दर आगे डिवीजन होने वाले हैं। यहाँ पे मैंने बीच में ये क्रेनियल नर्व्स डाल दिया है। तो पहला ऑल्फैक्टरी, जो कि स्मेल के लिए रिप्रेजेंट करता है, मतलब इसमें कोई खराबी होगी तो यहाँ पर उसका सिम्टम नजर आएगा। ऑप्टिक, देखने से ये इजी है इसको नाम से रिलेट करना। ऑक्यूलो मोटार, यानी कि आई के मूवमेंट से। ट्रॉक्लियर, ये कहाँ होता है? ये भी आईज के मसल्स के लिए होता है। ट्राइजेमिनल जो होता है वो बहुत सारे जगह में इन्वॉल्व हो जाता है। आईज, टीयर ग्लैंड, स्कैल्प, फोरहेड, टीथ, गम, लिप्स एंड माउथ मसल्स। जो एब्ड्यूसन है वो है मसल कंडीशनिंग के लिए। फेशियल टेस्ट, फेशियल एक्सप्रेशन, टेयर, सलाइवरी ग्लैंड्स, इनमें किसी में भी कुछ भी खराबी होगी तो उसके सिम्टम्स, वो जिस एरिया को कंट्रोल कर रही है, जहां का मसल्स को वो रेगुलेट कर रही है, वहां पर इम्पेयरमेंट आ जाएगा। मान लीजिए आपको फेशियल पैल्सी स्ट्रोक की वजह से हुआ है, तो ये सब आपके एक्सप्रेशन, टेयर, सलाइवरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होना, जो हम नहीं करेंगे, तो इन सिम्टम्स के जरिए हम ये पहचान कहाँ खराबी है आगे।
मतलब जो भी पैथोलॉजी जो है वो किस नर्व 3 ज्यादा नर्व में मिलकर है, तो इस तरीके से कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं स्ट्रोक के बाद। तो उनको इस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है थ्रू दीज क्रेनियल नर्व्स। अभी वेस्टिब्युलो कॉक्लियर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ऑडिटरी और क्योंकि इसमें दोनों इन्वॉल्व हैं। इसमें क्या है, आपका जो वेस्टिब्यूल होता है वो आपका जो सेमी सर्कुलर कैनाल है उसके अंदर जो फ्लूइड होता है वो बैलेंस का भी काम करता है, और जो कॉक्लिया होता है वो हियरिंग का काम करता है। इन दोनों को मिलाकर ये बनता है वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर नर्व, ऑडिटरी नर्व। तो इसको इसमें आ गया हियरिंग और इक्विलिब्रियम, यानी कि आपका संतुलन बनाए रखना और सुनने की क्षमता। अभी ग्लोसोफेरेंजियल, ग्लोसो जो टर्म है वो टंग से रिलेट करता है, फेरिंग्स हमने पढ़ा ही हुआ है, तो ये ग्लोसोफेरेंजियल यानी कि टंग और फेरिंग्स में इसको इसका सप्लाई होता है, ये कंट्रोल करता है वहां के मसल्स को। तो कैरोटिड आर्टरीज और सलाइवरी ग्लैंड्स भी इसी में आ जाता है। देन वेगस, ये सबसे वास्ट इसका पूरे बॉडी में इसका जाल फैला हुआ होता है, ये बहुत ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है। उनमें से हैं स्पीच के, स्वॉलोइंग, हार्ट मसल, स्मूथ मसल, सर्टेन ग्लैंड्स। मतलब आप देखेंगे तो सबसे वाइड जो नेटवर्क है वो वेगस का ही होता है। एक्सेसरी जो है वो 11th नंबर की क्रेनियल नर्व्स है, जो कि सॉफ्ट पैलेट है ना, सॉफ्ट पैलेट जो तलुआ होगा वो जहाँ पे हम तालू, जो अपने 18-16 आधार हैं उनमें से तालु जो है वो सॉफ्ट पैलेट है। फेरेंक्स हमने पढ़ा ही था। लारिंक्स जो है वो वॉइस बॉक्स होता है, और नेक, इनको ये सप्लाई करता है। हाइपोग्लॉसल ये भी टंग से रिलेटेड होता है, टंग मूवमेंट्स। तो ये 12 नाम हैं, इनको आप 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे कैसे क्वेश्चन बन सकता है इनमें से कौन सा क्रेनियल नर्व्स नहीं है, या फिर ये कोई एक पर्टिकुलर नर्व किसको सप्लाई करती है, रेगुलेट करती है, इस तरह से क्वेश्चन बन जाता है। अभी इसका मोटर डिवीजन, ये कंटिन्यूएशन है जो हमने वहां पे आगे छोड़ा था, यहाँ से मोटर। तो उसके बाद जो सोमेटिक है वो आपका वॉलंटरीली जो स्केलेटल मसल्स का जो वॉलंटरी कंट्रोल है उस वो वाला पार्ट हो गया सोमेट्री, सोमेटिक नर्वस सिस्टम। और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो होता है जो इनवॉलंटरी चीजों को रेगुलेट करता है, जैसे कि स्मूथ मसल, कार्डियक मसल, जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है। अब इसमें 2 सब डिवीजन होते हैं जो कि योगा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिंपैथेटिक और मेडिटेशन जो है, जो रिलैक्सिंग है, योगा हमेशा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के लिए बहुत सही काम करता है। वही जब आप थोड़ा मेडिटेशन करेंगे तो आपको इतना रिलैक्स फील होता है। तो ये जो भी रिलैक्सिंग चीजें हैं, जो जिसमें भी आपको रिलैक्स, योग निद्रा हो गया, मेडिटेशन हो गया, तो ये आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। आपको ये 2 टर्म बहुत अच्छे से याद रखना है। जब भी सिंपैथेटिक आएगा तो फाइट एंड फ्लाइट, जब पैरासिम्पैथेटिक आएगा तो रेस्ट एंड डाइजेस्ट। ये 2 टर्म याद रखेंगे तो लाइफ लॉन्ग हमेशा ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा कि जब हम सूर्य वेदी कर रहे हैं तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो रहा है, जब चंद्र वेदी करेंगे तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होगा। जब हम कुछ भी जो उत्तेजना प्रदान करने वाले या जल्दी जल्दी सूर्य नमस्कार कर रहे हैं तो आपका फिर से सिंपैथेटिक हो गया। जब हम शीतली शितकारी कर रहे हैं तो पैरासिम्पैथेटिक हो गया। मेडिटेशन कर रहे हैं तो भी पैरासिम्पैथेटिक एक्टिव होगा। और इसके एक्टिव होने से आपका डाइजेशन अच्छा होगा, आप उसके लिए एनर्जी जो भी है, डाइजेशन आपका इम्प्रूव होगा। जहां पर आपको रिलैक्स प्रदान करता है, ये दोनों सिस्टम क्या कर रहे हैं, होम्योस्टेसिस कर रहे हैं बॉडी का, है ना। जैसे कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है, आपने एक आपके पीछे एक आपने चीता देखा या कुछ टाइगर देखा जिससे आप इतने एग्रेसिव मोड में आ गए कि अब क्या होगा, तो उसकी वजह से तब आपको बचना है, तो आपका बॉडी उसमें आपकी मदद कर रहा है। कैसे मदद करता है, आपके हार्ट में ज़्यादा ब्लड जाने लगेगा, उसको ज़्यादा ज़रूरत है, तो आपका जितना आपकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, तो साँसें तेज़ हो जाएगी, आपके पिपल्स जो होंगे वो डायलेट हो जाते हैं, और आपका डाइजेशन उस टाइम पे पूरा स्लो हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो भी रिक्वायर्ड एनर्जी है वो आपको जहाँ-जहाँ जिन मसल्स में रिक्वायर्ड होगी,
रन करने के लिए या उस मुसीबत से लड़ने के लिए वहाँ पर पहुँचाई जाती है। तो आपका इस टाइम पे एड्रेनालिन हार्मोन रिलीज़ होता है जो कि ये सारे स्ट्रेस वाली सिचुएशन में आप फ़ील करते हैं। ठीक है? तो जब ये इतनी कितनी देर आपका बॉडी फाइट एंड फ्लाइट मोड में रह सकता है? नहीं ना। तो जब हम बहुत देर तक इस मोड़ से गुज़रते हैं तो हम पूरा बहुत स्ट्रेस में हो जाते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि एक कोई सिस्टम उसको नेगेट करे, है ना? ये अगर उसको इतना बढ़ा दिया है तो कोई एक सिस्टम उसे वापस से कम करे, तो पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम उसी होम्योस्टेसिस का बॉडी में काम करता है। तो ओवर द पीरियड जो हमें साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, ड्यू टू हमारा इतना स्ट्रेसफुल लाइफ़स्टाइल है, तो उसमें अगर एक होता है कि आप 80% कैपेसिटी पे हर दिन काम कर रहे हैं, है ना? आप ऑफ़िस जाके आए, सुबह उठे, एक्सरसाइज़ किया, सूर्य नमस्कार किया, फिर उसके बाद आप ऑफ़िस गए, फिर उसके बाद आके आपने क्लासेस ली और उसके बाद शाम को योगा क्लासेस और अटेंड की। फिर रात को आपने आपका ब्रेन एक्टिव है, आप फिर से पढ़ाई कर रहे हैं, फिर उसके बाद कुछ नोट्स बनाने हैं या अगले दिन की कुछ तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस स्पीड में बहुत लंबे समय तक इसी तरह से नहीं चल सकते। उस आपका पूरा टाइम आपका एड्रेनलिन हावी रह रहा है, यानी कि आपकी बॉडी स्ट्रेस में रह रही है। आप 1 या 2 दिन तक आपका बॉडी इस तरह से झेल सकता है बीच में, है ना? पर अगर इसी कंडीशन में आपका बॉडी बहुत लंबे समय तक स्ट्रेस में रहा, तो उसमें ऑब्वियसली कुछ ना कुछ सिम्पटम्स आपको नज़र आने लगेंगे जो कि स्ट्रेस के कारण वो बन गए हैं बॉडी में। इसी वजह से आजकल साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स हो रहे हैं। मैं सिर्फ़ ये एक पोर्शन की बात कर रही हूँ, बाकी डाइट, लाइफ़स्टाइल और भी चीज़ें अलग हैं। पर जो स्ट्रेस है वो बहुत ही बड़ा फैक्टर है कि वो किस तरह से बॉडी में आपके कॉर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन्स, एड्रेनालिन इन सबको बढ़ावा रखता है। तो हमारा जो शरीर है हमेशा 100% 80 टू 100% कैपेसिटी पे काम नहीं कर सकता है। उसे रेस्ट चाहिए। तो उसके लिए हम अगर टाइम पर सोएँगे तो आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ हार्मोन होते हैं वो ठीक से होते हैं, पीनियल ग्लैंड से वो जो हम आगे पढ़ेंगे, तो उनसे जब वो होंगे तब हमारी बॉडी पूरा थोड़ा-सा रिलैक्स मिलता है, बॉडी को रेस्ट मिलता है और तब वो रिजुवेनेट होके फिर से काम करने के लिए एनर्जी के साथ रेडी हो पाती है। तो इसीलिए रात को जब आप सोते हैं तो एक्टिव ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आपका डाइजेशन ठीक करता है, आपके ग्रोथ हार्मोन्स काम करते हैं, मतलब बच्चे के लिए बात कर रही हूँ। तो इस तरीके से ये रेस्ट एंड डाइजेस्ट रिड्यूस एनर्जी का आपका कम कर देगा, आपका मेटाबॉलिक रेट अच्छा कर देगा, आपका स्टोर ऑफ एनर्जी करेगा, एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट करेगा, होम्योस्टेसिस जो ये बढ़ेगी चीज़ें थी, इनको ये रेगुलेट करेगा। तो इसलिए ये दोनों योगा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं कि आपके पास अगर कोई परेशानी लेके आता है, तो आप उसे किस तरह से समझाएँ और गाइड करें। हुँ, ओके। ये आपका सिम्पैथेटिक डिवीज़न है और ये है पैरासिम्पैथेटिक डिवीज़न, ठीक है? तो जब पैरासिम्पैथेटिक काम करता है, तो हर एक चीज़ आपको रिलैक्स फ़ील होगी, है ना? प्यूपिल आपके जो एकदम से कॉन्स्ट्रिक्ट हो गए थे, वो आराम से वापस नॉर्मल हो जाएँगे। आपकी हार्ट रेट ठीक होने लगेगी, आपका लंग कैपेसिटी फिर से रेगुलर होके रिलैक्स मोड में आपका ब्रीथिंग नॉर्मल हो जाएगी। जो आपकी जल्दी-जल्दी साँस चल रही थी या आपको पर्सिपिटेशन हो रहा था, यानी कि स्वेटिंग हो रही थी, वो रुक जाएगी। आपका जो सलाइवेशन होता है जब आप स्ट्रेस में होते हो तो सूख जाता है, गला सूख गया, इस तरीके से हम बोलते हैं ना, तो यहाँ पे जब फिर से आपका जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं वो रिलैक्स हो जाएँगी और सलाइवा प्रोड्यूस करने लगेंगी, आपका फिर से मुँह में हाइड्रेशन होगा। आपके हार्ट के मसल फिर से नॉर्मल पल्स रेट आपकी ठीक होगी। थोड़ा ज़ूम करना, ओके? ये वाला आप देखिए इसमें ज़्यादा ठीक से दिख रहा है ना? तो ये पैरासिम्पैथेटिक है, इसमें स्टिमुलेशन, फ्लो ऑफ सलाइवा जो है वो बढ़ जाएगा वापस से, हार्ट बीट स्लो हो जाएगी, जो आपके एकदम से पूरा फुल स्पेस में आपका लंग्स काम कर रहे थे ताकि ज़्यादा ऑक्सीजन हर
मसल्स को पहुंचाई जा पाए, वो फिर से नॉर्मलाइज होती है। कंस्ट्रक्ट मतलब कि फिर से नॉर्मल पोजीशन में आएगी, क्योंकि हमारा लंग्स किससे बना है? इलास्टिक टिश्यू से। जब रिक्वायरमेंट होगी तो पूरा फूल जाएगा, तो कितनी देर तक वो फूला फूला 100% स्ट्रेस में रह पाएगा ना। तो जब नॉर्मल होता है तो फिर से अपना क्या होता है, वो रेस्ट करके फिर से रिज्यूनेट हो जाता है, तो फिर से वो अपना धीरे नॉर्मल फंक्शनिंग पे आ जाता है। आपके जो मेटाबॉलिक रेट कैसे ठीक होगा? जब आपके हार्मोन्स जो और जो एंजाइम्स हैं उनका सीक्रेशन यहाँ फिर से बराबर से होने लग जाता है। जब कब? जबकि पैरासिम्पैथेटिक एक्टिव हो गया है, फिर से रिलीज ऑफ बाइल होगा जिससे कि डाइजेशन बेटर होगा। फिर आपको यूरिनेशन जो है फिर से आप होल्ड कर पाएंगे, आपको बार बार यूरिन नहीं जाना पड़ेगा। जब आप स्ट्रेस में रहते हैं तो आपको फ्रिक्वेंट यूरिनेशन होने लग जाता है। ऐसे हर एक मसल का इसी तरीके से काम होता है। जब सिंपैथेटिक होगा तो आपके पीपल्स यहाँ देखिए डायलेट हो गए, फिर यहाँ पे वापस से कंस्ट्रिक्ट होके नॉर्मलाइज होते हैं, फिर इधर में पूरा सलाइवा सूख जाता है। जब आपका बॉडी स्ट्रेस में है, ये सब तब हो रहा है। कब क्या क्या हो रहा है? आपके डायलेट हो गए पीपल, और आपका सलाइवा पूरा सूख चुका है, बहुत तेज हार्ट बीट हो रही है, आपका पूरा डायलेट हो चुके हैं ब्रोंकाई टू, मतलब किस लिए? क्योंकि आपको ज्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए मसल लेवल पे। फिर आपके जो डाइजेशन है वो बहुत ही स्लो हो जाता है, आपको फ्रिक्वेंट यूरिनेशन होने लगता है। अभी सीएनएस का दो पार्ट है ना, ब्रेन हमने देखा और स्पाइनल कॉर्ड। तो ये जो है ऊपर का हिस्सा ये ब्रेन है, और जो नीचे में ये यहाँ से शुरू हो रहा है मेडुला ऑब्लांगेटा के नीचे से, जो कि हमारा स्पाइनल कॉर्ड है। वैसे ही पीएनएस का ये सब है, सब टाइप है सेंसरी और फिर मोटार, और फिर उसमें मोटार वाले का सोमेटिक और ऑटोनॉमस। अभी सोमेटिक जो है वो वॉलंटरीली, जो कि स्केलेटल मसल के लिए है, ऑटोनॉमिक जो है वो सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। वही सेम चार्ट हम यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। जो ब्रेन है उसका वेट होता है 1.5 kg के आसपास, जिसमें 75% वाटर होता है, 20% ऑक्सीजन, और इसमें 100 बिलियन न्यूरॉन से मिलके ये बना होता है। और ये हमारे सारे बॉडीली फंक्शन को कंट्रोल सेंटर है। ये हमारे कंप्यूटर का सीपीयू है, आप ऐसे भी बोल सकते हैं, और बाहर के वर्ल्ड से इंटरैक्ट करने के लिए यही काम करता है। जो आप ये देख रहे हैं इसको कन्वल्शन बोलते हैं, यानी कि ये उठी हुई संरचनाएं जो है ये गायराई है, और जो खड्डे जैसी संरचनाएं हैं वो है सल्काई। जो उठी हुई संरचनाएं ग्रूव्स जो हैं वो है जायराई, और जो नीचे वाले खड्डे स्पेस है वो है सल्काई। ये इसलिए है क्योंकि ज्यादा सरफेस एरिया इसका बढ़ जाता है और ज्यादा न्यूरॉन इसमें इकट्ठे हो पाते हैं जितने। और ये भी कहीं कहीं रिसर्च में कहा गया है कि जितने ज्यादा इसमें इस तरह की ग्रूव्स होंगे या ये फिशर्स होंगे तो उतना ही आपका इंटेलिजेंस लेवल है। ऐसा कहीं कहीं पे ये रिसर्च में पाया गया है कि जितना ज्यादा ये होगा उतना आपका इंटेलिजेंस लेवल से इसका कुछ रिलेशन भी है। अभी इसके दो पोर्शन, आप ब्रेन को दो हिस्सों में पूरा डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है आपका राइट हेमिस्फीयर और दूसरा लेफ्ट हेमिस्फीयर। जो बीच में है वो कार्पस कॉलोजम, जो उससे मिलके ये डिवाइड होता है दोनों तरफ। तो दो हेमिस्फीयर में फिर ये चार आपके लोब हैं, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑसिपिटल लोब और टेम्पोरल लोब होता है ना, जो हमने उस दिन देखा था। इसमें ये है सेरिब्रम, दो सेरिब्रम, राइट सेरिब्रम, पूरा जो सबसे बड़ा इलाका है वो है सेरिब्रम। फिर डाइएन्सेफेलॉन, ब्रेन स्टेम जो नीचे का है, और सेरिबेलम जिसको हम छोटा ब्रेन भी बोलते हैं, और ये सेकंड लार्जेस्ट संरचना है आफ्टर सेरिब्रम। ठीक है, ये देख सकते हैं आप। और फिर इन दो, जो ये ब्रेन स्टेम का लास्ट पार्ट होता है मेडुला ऑब्लांगेटा, जो कि स्पाइनल कॉर्ड को जोड़ता है। इसके बाद से जो संरचना शुरू होगी वो है स्पाइनल कॉर्ड। जो ब्रेन है वो तीन हिस्सों में हम उसको बांट सकते हैं, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे।
ये इसकी बाहर की 3 लेयर हैं। स्कल, ये स्कल से घिरा होता है जो कि इसको बाहर से किसी भी इंजरी से प्रोटेक्ट करता है। फिर यहाँ पे ये ड्यूरामेटर, एरेक्नॉइड और सबसे अंदर का पेरामेटर। ठीक है, ये 3 लेयर्स होती हैं जो कि जिनको हम बोलते हैं मेनिंजीज। बाहर से कुछ भी कोई इन्फेक्शन है वो तो यहाँ पे रोक दिया जाता है, पर जब यहाँ तक पहुंच गया, इन लेयर्स को अफेक्ट कर देता है, तो उसको मेनिंजाइटिस बोलते हैं। आजकल उसके लिए वैक्सीन भी अवेलेबल हैं। तो बच्चों के लिए तो ये ऑप्शनल में वैक्सीनेशन चार्ट में ये वैक्सीन अवेलेबल है। मेनिंजाइटिस जो है बड़ी कॉमन बीमारी हो गई थी, जो कि जिसे ब्रेन फीवर भी आप कभी कभी बोलते हैं। ठीक है, तो इन दोनों का जो स्पेस होता है, इसको इन दो हर एक का बीच में स्पेस होता है, उसका नाम जैसे यहाँ पे सब फर्स्ट था अपना, ये जो ड्यूरामेटर है इसके अंदर भरा होगा इधर। फिर इसके जो बीच का स्पेस है यह एरेक्नॉइड मैटर, फिर सब एरेक्नॉइड स्पेस। इस तरीके से इनमें लिक्विड भी होता है बीच में, और उसको बोलते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अभी हम आगे बढ़ते हैं। ये सेरिब्रम, ये सारे लोब्स हमारे। ठीक है, अभी इन हर एक के कुछ कुछ फंक्शंस होंगे जिनको हम धीरे धीरे जानेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, ऐसे है ना। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। इन्होंने नीचे से स्टार्ट कर दिया, तो ये हिंड ब्रेन जिसके 3 पोर्शन है, ये पॉन्स, ये मेडुला और ये है सेरिबेलम। सेरिबेलम जो होता है वो सबसे छोटा हिस्सा होता है, जो कि हमारे कोऑर्डिनेशन, मूवमेंट, हमें खड़े रहना, पोस्चर, बैलेंस, इन सबको रेगुलेट करता है। जब एक मान लीजिए किसी ने अल्कोहल ज्यादा कंज्यूम कर लिया है, तो उसको टेस्ट करने के लिए इफ यू टेल कि स्ट्रेट लाइन में चलो, तो वो स्ट्रेट लाइन में नहीं चल पाएगा, क्योंकि उस टाइम पे ये संरचना अफेक्टेड होती है, तो वो एक स्ट्रेट लाइन में नहीं चल पाएगा। तो ये जो ऑर्गन है आपका सेरिबेलम, ये आपके मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। ये हिंड ब्रेन और फोर ब्रेन के बीच में होता है, जो और सारी सेंसरी और मोटर इंफॉर्मेशन जो होती है वो यहाँ से ट्रेवल होके एंड द स्पाइनल कॉर्ड और पहुंचती है मिड ब्रेन पे। ये एक रिले स्टेशन के जैसे काम करता है। इसको आप ट्रैफिक कॉप्स भी बोल सकते हैं। एक संरचना में तीनों एक साथ मिल जाए तो अच्छा रहेगा। ओके, अभी हम मिड ब्रेन पे आते हैं। ये आपका मिड ब्रेन है जो कि दोनों के बीच में है। ये तो हमने देख ही लिया है। अभी फोर ब्रेन, इसकी ये तीनों पोर्शन है, थैलेमस, लिम्बिक सिस्टम और कॉर्टेक्स। ठीक है, तो जो थैलेमस है वो रिले स्टेशन है और सेंसरी इंटीग्रेशन का काम करता है। लिम्बिक सिस्टम जो है आपका वो इमोशंस और बिहेवियर को कंट्रोल करता है। लिम्बिक सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे सिलेबस की दृष्टि से। कॉर्टेक्स तो हमने पढ़ा ही था, जो कि हायर फंक्शनिंग का काम करता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, जिसमें ये सारे लोब्स वगैरह हैं। ओके, जो हाइपोथैलेमस है, एमिग्डाला है, और हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस जो है वो सी हॉर्स की शेप का होता है यहाँ पर, ये वाला जो आप देख रहे हैं, इसीलिए इसका नाम हिप्पोकैम्पस भी पड़ा है, जो कि मेमोरीज को फॉर्म करता है। और जो हाइपोथैलेमस है वो पूरा एंडोक्राइन सिस्टम का एक बॉस है। कहीं एनाटॉमी की दृष्टि से देखा जाए तो हाइपोथैलेमस खुद सारे हार्मोन पिट्यूटरी को ऑर्डर करता है सिक्रीट करने के लिए, तो कहीं कहीं पे इसको हम खुद भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड का पार्ट, मतलब ग्लैंड बोला जाता है, क्योंकि यहीं से जो इन्फॉर्मेशन होती है या ऑर्डर होता है वो पिट्यूटरी में जाता है। फिर पिट्यूटरी में से जो सारे हैं रेगुलेटिंग हार्मोन्स वो वहां से रिलीज होते हैं, वो फर्दर ऑर्डर करता है सारे छोटे छोटे ग्लैंड्स को, जैसे कि पिट्यूटरी, पीनियल। ये हम एंडोक्राइन सिस्टम में और अच्छे से पढ़ेंगे, इसलिए इसको मास्टर कंट्रोलर बोला जाता है। अगर हम बोलेंगे मास्टर कंट्रोल, अब अगर क्वेश्चन आता है कि विच ग्लैंड इज मास्टर ऑफ द ऑल द ग्लैंड्स, तो हम पिट्यूटरी लिखते हैं। पर ये आप सिंपल भाषा में सोचेंगे तो ये उसके भी दादाजी हैं, पिट्यूटरी के भी, क्योंकि सारे ऑर्डर्स इनको हाइपोथैलेमस से मिल रहे होते हैं। और जो अमेग्लेरा है, ये सेंसेशन, आपको फियर है,
प्लेजर है, जो आपके इमोशंस हैं उनको ये कंट्रोल करता है। तो ये तीनों मिला के आपके लिम्बिक सिस्टम का पार्ट होते हैं। जब हिपोकैम्पस जो है इसमें कभी भी कोई चोट पहुंचती है, कोई भी एक्सटर्नल ट्रॉमा, एक्सीडेंट, कुछ भी, तो इसमें दो, एक तो इसमें जो सेल होती है सिस्टेंटिया नाइग्रा करके होती है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है उसके लॉस से, जो अल्जाइमर्स है वो मतलब वो डिजीज होती है जिसमें कि आपको याद नहीं रहता है ना, याद नहीं रहता, एमनीशिया भी बोल सकते हैं। तो जो या फिर मेमोरी लॉस, इसमें जो शॉर्ट सेंसरी मेमोरी है वो स्टोर नहीं होगी, या पुरानी आप कुछ हिस्से की मेमोरी आप भूल सकते हैं। तो ये मेमोरी से रिलेटेड है, इसलिए यहाँ पर किसी भी तरह से एक्सटर्नल, जब बोलते हैं ना मूवीज में दिखाते हैं कि अभी वो सर के बर गिला और फिर उसके बाद से उसको कुछ याद नहीं है, तो याददाश्त जो हम वर्ड यूज कर सकते हैं वो ये स्टोर करके रखता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी जो हमने मेमोरी में भी पढ़ा हुआ है। ओके, अभी इन हर एक छोटे छोटे एरिया का हर एक काम है ना। पराइटल का कुछ काम है, टच से रिलेटेड, ऑसिपिटल का काम है देखने से रिलेटेड, टेम्पोरल का मोटा मोटा हमारा काम है विजन से रिलेटेड, है ना। ऐसे जो फ्रंटल है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स संरचना है और बहुत कुछ उसमें, स्पीच एरिया, कॉम्प्रिहेंशन एरिया, आपका मोटार एरिया, ये बहुत सारे एरियाज आपके कवर होते हैं। तो ये जो है, ये टेम्पोरल में आपने देखा मेमोरी, इमोशन, स्पीच एंड हियरिंग, ऐसे एक एक दो दो वर्ड करके आप हर एक एरिया के बारे में याद कर लीजिए कि टेम्पोरल है तो हियरिंग, स्पीच और इमोशन ये हो गया। ऑसिपिटल है तो मेनली ये विजन से रिलेटेड ही होता है, ऑसिपिटल विजन से रिलेटेड। ऐसे पराइटल जो होता है वो टच, काइनेस्थेटिक क्यूज जो होते हैं बॉडी के, कि जब आप झूल रहे हैं तो आपको आंखें बंद करने में भी आपको पता है ना कि आपकी बॉडी किस प्लेन में है, मतलब अर्थ के किस प्लेन में है, किस स्पीड से मैं उतरूंगा तो मैं गिरूंगा नहीं, किस स्पीड में मैं रोड को क्रॉस करूंगा तो मुझे एक्सीडेंट नहीं होगा। हमें एक अंदाजा हो जाता है कि ये दो कार के बीच में से किस स्पीड में आपको निकल के जाना है। ये सारे आपके बॉडी के क्यूज होते हैं जो कि आपको आपके एनवायरनमेंट से मिलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, टेक्टाइल क्यूज होते हैं कुछ, और कुछ है काइनेस्थेटिक क्यूज। जो जो अभी मैं बात कर रही हूँ यह है काइनेस्थेटिक क्यूज। टेक्टाइल क्यूज मतलब कि जो छूने से आपको इंफॉर्मेशन आपके एनवायरनमेंट से मिलती है। ओके, अभी जो मोटार एरिया है वो सारा, ये पूरा जो जितना येलो पोर्शन आप दिख रहे हैं ये सारा फ्रंटल लोब है, और ये इसमें जो कुछ भी है वो सारा कंट्रोल करता है फ्रंटल लोब। बिहेवियर, इमोशन, आपके हैंड, लेग, ट्रम, आर्म, फेस, टंग, हायर इंटेलेक्चुअल, मैथमेटिकल रीजनिंग, है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, जो भी हायर फंक्शंस हैं ब्रेन के वो सारे यहाँ से कवर होते हैं। तो जैसा मैंने बताया ना, सेरिब्रल स्ट्रोक होता है, मतलब मान लीजिए स्ट्रोक हो जाता है तो उसमें अगर ये वाला एरिया अफेक्टेड होता है तो उसको ब्रोकाज एरिया, मतलब ब्रोकाज अफेजिया बोलेंगे, कि जिसमें कि वो इस रीजन में परेशानी के कारण वो, उसको क्या क्या प्रॉब्लम होगी, वो लिख नहीं पाएगा, या फिर मतलब वो लिख तो पाएगा पर वो आपके जवाब का आंसर नहीं दे पाएगा। अब वो तो ये डिपेंड करता है कि उसका हाँ, एक और चीज जो बताना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो नीचे से हमारे जितने भी नर्व्स जा रहे हैं ना, वो ब्रेन स्टेम लेवल पे, कहाँ पर, ब्रेन स्टेम लेवल पे क्रॉस हो जाते हैं। राइट की तरफ से आ रही संरचना लेफ्ट चली जाती है, उसे बोलते हैं क्रॉस ओवर, और लेफ्ट से आ रही हुई राइट में चली जाती हैं। तो आप मान लीजिए राइट हैंडेड हैं आप, तो आपका लेफ्ट ब्रेन ज्यादा एक्टिव होगा, ठीक है। और अगर जो आप लेफ्ट हैंड से लिखते हैं तो आपका राइट ब्रेन ज्यादा एक्टिव होगा। जो जिनका राइट ब्रेन ज्यादा एक्टिव होता है वो आर्टिस्टिक होते हैं, म्यूजिक वाले होते हैं, या फिर उनका ये वाले स्किल्स ज्यादा डेवलप होते हैं। और कुछ अपने दोनों हाथों को इतना ट्रेन कर लेते हैं कि उनके दोनों दोनों ब्रेन एक्टिवली इन्वॉल्व हो जाते हैं। आपने सबने थ्री इडियट्स मूवी देखा होगा, उसमें वायरस दोनों हाथों से एक साथ लिख रहा होता है, टू यूटिलाइज द ब्रेन मैक्सिमम। सो इसको बोलते हैं एम्बी डेक्स्ट्रस, है ना, टू ट्रेन योर ब्रेन कि वो दोनों तरफ इक्वली काम करे, मेरा रीजनिंग भी अच्छा हो, मेरे हायर स्किल्स भी अच्छे हो, और म्यूजिक और आर्टिस्टिक वाले भी इम्प्रूव हो जाएं। तो ऐसा कुछ अपने मेमोरी और अपने इंटेलिजेंस को बढ़ाने के लिए लोग इस तरह के प्रैक्टिस करते हैं। या सच में भी कुछ लोग दोनों हाथों से या लिखना, या उनके दोनों ब्रेन
एक्टिव हो जाते हैं। वही तो एक इंसान को दूसरे इंसान से थोड़ा इंटेलिजेंट बना सकता है आईक्यू वाइज। आईक्यू इज इंटेलिजेंस कोशेंट, जो कि हम साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के द्वारा निकालते हैं। देर आर मतलब कुछ सर्टेन टेस्ट होते हैं जो कि हम उसको दिखाते हैं। उसमें ना प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, कुछ डिफिकल्ट पजल्स होती हैं, कुछ इंटीग्रेट करना होता है इंफॉर्मेशन को आपस में ना। जैसे आपको बहुत छोटे 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 क्यूज दे दिए और उससे एक होल पिक्चर को आपको जनरेट करना है अपने दिमाग में, और कितने जल्दी आप उन चीजों को कर पाओगे उससे हम आपका आईक्यू डिसाइड करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे लर्निंग डिसेबिलिटी कुछ बच्चों में आपने देखा होगा ना, तारे जमीन पर, उस बच्चे को डिसलेक्सिया दिखाया था वहां पर। तो ऐसे वाले टेस्ट करके हम उनकी लर्निंग वैल्यूज टेस्ट करते हैं कि उनका क्या एरिया अफेक्टेड है, क्यों है, और कैसे हम उनको हेल्प कर सकते हैं। उनका मतलब क्या होता है, एक आपका विजन या कुछ एक कम होना तो सेंसरी ऑर्गन्स ऐसे बने हैं कि वो दूसरे को कॉम्पनसेट कर देता है। जैसे कि मान लीजिए किसी को कम सुनाई देता है तो उसका बाकी लिखना और आई साइट, मतलब उसको आंख से देखकर समझना बहुत जल्दी हो जाएगा। तो हमारा ब्रेन इस तरह से ही बना है। ऐसे भी बना है कि कुछ मान लीजिए मेरा कैसे बोलूं, जैसे विजन जो इम्पेयर होता है थोड़ा भी, तो उसका काम कौन करने लग जाता है, जो सुपीरियर कॉलिक्यूलाई होता है, इन सॉरी सुपीरियर नहीं, इंफीरियर कॉलिक्यूलाई जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल है हियरिंग के लिए। ऐसे ही एक गैंग्लियन होता है जिसको हम बोलते हैं सुपीरियर कॉलिक्यूलाई। जब आपका ऑक्सीपिटल लोब में चोट लगा तो इसका काम वो टेक ओवर कर लेता है ना। जैसे मान लीजिए प्रिंसिपल साहब छुट्टी पे गए तो अपना ड्यूटी दे जाते हैं वाइस प्रिंसिपल को। तो ऐसे ही हमारा इतना बढ़िया सिस्टम है ब्रेन का कि उनका किसी हर किसी का कुछ 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 बैकअप रहता है। तो कोई एक विजन किसी का इम्पेयर्ड हो जाता है तो दूसरा बहुत एक्टिव हो। जैसे कि आप देखेंगे एक पर्सन जिसको विजन इम्पेयर्ड है तो उसका टेक्टाइल इंफॉर्मेशन बहुत बढ़ जाएगा, वो सब छू के ही बता देगा। वो आपको बिना देखे बंदा आपको छू के बता देगा कौन आया है कौन जा रहा है। तो उनके वो एक सेंस हाइटन्ड हो जाते हैं और उसका कमी को पूरा करने का पूरी कोशिश करते हैं। अभी इसमें ये जो बाहर की तरफ आप देख रहे हैं, ये है ग्रे मैटर, ठीक है, मोस्टली मेड अप ऑफ सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन की जो सेल बॉडीज होती हैं उनसे मिलकर ये ग्रे मैटर बनता है। और जो ये व्हाइट मैटर है ये नर्व फाइबर से मिलके बनता है, जो उनका असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक को मिलाकर। ये आप दोनों इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद रखिएगा कि ग्रे मैटर किससे बनता है, सेल बॉडीज से, और व्हाइट मैटर किससे बनता है, ये कंपोज्ड ऑफ नर्व फाइबर। ठीक है, इसमें सेल बॉडीज आएगा, इसमें नर्व फाइबर आएगा। और न्यूरोगेलिया क्या है, ये सपोर्टिंग सेल्स हैं। जब हमने नर्व की संरचना पढ़ी थी तो अभी हम दोबारा से एक बार देख लेंगे। जो न्यूरोगेलिया हैं ये उनको न्यूट्रिशन प्रदान करते हैं, उनको उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करते हैं, उनको हेल्प करते हैं बेसिकली, है ना। किसको, न्यूरॉन्स को। न्यूरोगेलिया सेल्स हेल्प करते हैं न्यूरॉन्स को, हम ऐसे याद रखेंगे। ये स्पाइनल कॉर्ड का संरचना है और इसकी संरचना बिल्कुल ब्रेन की संरचना से उल्टी होती है। जैसे इसमें यहाँ पे बाहर में आपको ये दिख रहा है ना, ग्रे मैटर, और फिर इधर दिख रहा है व्हाइट मैटर बाहर में, उसमें से इसका जस्ट उल्टा होता है। इसमें यहाँ पे व्हाइट, बाहर में व्हाइट मैटर है तो वहां ब्रेन में पहले ग्रे मैटर होता है और अंदर में व्हाइट मैटर होता है। ये याद रखिए, ये एकदम उल्टा है। स्पाइनल कॉर्ड में बाहर में व्हाइट मैटर है, अंदर में ग्रे मैटर है। पर ब्रेन में क्या होगा, बाहर में ग्रे मैटर, अंदर में व्हाइट मैटर। और ये जो सेंसरी इंफॉर्मेशन आपके सेंस ऑर्गन से अंदर जा रही है, अभी आपको पता चलेगा कि ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। कि जो आर्क है, ये एक आर्क होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंसरी इंफॉर्मेशन यहाँ ऊपर तक आती है, फिर यहाँ से ऑर्डर मिलता है और वापस नीचे की तरफ जाती है, जिसे ये मोटार इंफॉर्मेशन हो गया। तो इसमें भी ब्रेन के जैसे ही 3 लेयर होती हैं, ड्यूरा मैटर, एरेक्नोइड मैटर और पिया मैटर। और किस क्या भरा होता है, सीएसएफ भरा होता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये हम पढ़ चुके हैं, 3 लेयर्स होती हैं। ये ब्रेन है और मेडुला ऑब्लिंगेटा से स्टार्ट होता है स्पाइनल कॉर्ड।
जब कोई फांसी से लटक जाता है तो सबसे पहले ये मेडुला ऑब्लांगेटा ही टूट जाता है। इस ये क्या करता है, रेगुलेट करता है ब्रीदिंग को, कार्डियक रेट को और बहुत सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को। तो जब यहाँ से एकदम से झटके से इसमें इंजरी होती है तो डेथ होती है। इट्स जस्ट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। अभी इनका जो बेसिक यूनिट है वो न्यूरॉन्स होता है, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं। ये ही जो मैसेज है आगे उसको पहुंचाते हैं। ठीक है, अभी जो न्यूरॉन्स हैं ये दो तरह से इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं। एक तो इनमें होता है इलेक्ट्रिक चेंजेस, दूसरा होता है केमिकल चेंजेस। एक न्यूरॉन देखना पड़ेगा उसके लिए। तो यहाँ से इसके अंदर सेल, इस न्यूरॉन के अंदर अंदर जो इंफॉर्मेशन पहुंचेगी ना, एक न्यूरॉन के अंदर अंदर, ये यहाँ से एक्शन पोटेंशियल चालू होता है, वो है इलेक्ट्रिक सिग्नल। ठीक है, तो जब ये अंदर अंदर आपस में एक डेंड्रॉइड से लेके एक एक्सॉन टर्मिनल के अंदर अंदर जो इंफॉर्मेशन आगे सर्कुलेट हो रही है, दैट इज थ्रू इलेक्ट्रिक सिग्नल। पर जब ये इसके आगे और एक डेंड्रॉइड आ जाएगा तो वो आपस में कैसे कम्युनिकेट करते हैं, हमने जाना था न्यूरो ट्रांसमीटर्स के थ्रू। तो जो न्यूरो ट्रांसमीटर है वो है केमिकल, तो केमिकल एक रिएक्शन से ये कम्युनिकेट करेगा, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक सिग्नल जिसको हम बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, अभी इसकी ये संरचना है, उस दिन भी देखा था हमने। ये इसका सेल बॉडी, सोमा, न्यूक्लियस बीच वाला, ये डेंड्रॉइड्स। जितने इसके मुंह होंगे उस हिसाब से इसका क्लासिफिकेशन होता है कि ये यूनिपोलार है, मल्टीपोलार है, बाइपोलार है, वो इस तरीके से डिसाइड होता है। ये इसको हिलॉक भी बोलते हैं, इस वाले एरिया को एक्सॉन हिलॉक, है ना। फिर यहाँ से ये जो हिलॉक का एक्सॉन, ये जो नेक दिख रहा है ना, यहीं से ये इसकी साइट है जहां से एक्शन पोटेंशियल एक्टिव हो जाता है। यहाँ से फिर वो सोडियम चैनल खुलते हैं, गेट्स खुलते हैं, आयनाइज गेट खुलते हैं, बंद होते हैं, फिर अंदर से सोडियम बाहर जाता है, फिर बाहर से सोडियम अंदर आता है, पोटेशियम जाता है। हर दो सोडियम के बदले तीन पोटेशियम, इस तरह से ये एक्सचेंज चलता रहता है, जिसे हम एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। इनकी दो, ये जो इसके ऊपर होता है माइलिन शीट जो इसको प्रोटेक्ट करता है, और ये जो देख रहे हैं ना आपका श्वान सेल, ये जो है ये न्यूरोगेलिया है जो कि इनको माइलिन शीट को बनाते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं। अभी ये सब क्या है, ये सब न्यूरोगेलिया है, सपोर्टिंग सिस्टम्स हैं इनके। ये नोड ऑफ रेनवेयर, ये जो बीच में जो आप देख रहे हैं, हर एक हर एक सेल जो श्वान सेल है, इनको जोड़ने वाली संरचना नोड ऑफ रेनवेयर होता है ना। जो इसके सेल मेम्ब्रेन है, इसको न्यूरिलेमा बोलते हैं। इसकी जो बाहर की मेम्ब्रेन है, इसको हम न्यूरिलेमा बोलते हैं। और लास्ट पोर्शन को एक्सॉन टर्मिनल्स बोला जाता है, जहां से क्या रिलीज होते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर। ये एक न्यूरॉन है, ऐसे बिलियंस ऑफ न्यूरॉन से मिलके हमारा ब्रेन बना होता है। जो न्यूरोगेलिया है वो सपोर्टिंग सेल्स होते हैं। और सीएनएस में किस टाइप के न्यूरोगेलिया होते हैं, एस्ट्रोसाइट। उस दिन जो सर बता रहे थे ना कि स्टार शेप होती है, ये सबसे ज्यादा हमारे बॉडी में पाई जाती हैं एस्ट्रोसाइट्स। माइक्रोगेलिया, एपेंडेमल सेल्स, ओलिगोडेंड्रियोसाइट्स, है ना। ये सारे टाइप्स हैं न्यूरोगेलिया, जो कि सपोर्टिंग सेल्स हैं न्यूरॉन के लिए। ये क्या करते हैं, ये बैरियर बिटवीन द कैपिलरीज एंड न्यूरॉन, प्रोटेक्ट न्यूरॉन्स। ये कैपिलरीज जो हैं उनसे इंटरैक्ट करवाते हैं। एक एक बैरियर बिटवीन कैपिलरीज एंड न्यूरॉन, एक जो हल्का सा जो बैरियर है जिसके थ्रू सारा एक्शन पोटेंशियल होता है या फिर कुछ भी आदान प्रदान होता है, इसको ऑक्सीजन पहुंचाता है। वैसे मैं बताना भूल गई कि हम जो भी 20% ऑफ हमारा जो न्यूट्रिशन है, दैट इज वो चाहिए होता है ब्रेन को फंक्शन करने के लिए, है ना। सबसे ज्यादा ग्लूकोज, 20 मैंने कम बोल दिया, आई फाइंड आउट द मेन फिगर, पर जो बहुत मैक्सिमम पोर्शन ऑफ व्हाट वी आर ईटिंग वो कंज्यूम होता है ब्रेन के द्वारा। हम ये सोचते हैं ना, हम तो आज कुछ किए नहीं तो हमें खाना नहीं खाना है। जो आप जितना भी बॉडी से स्टोर्ड है, वो सबसे ज्यादा ब्रेन को कंटिन्यूअसली चाहिए होता है, क्योंकि वो इतना हमेशा इतना इलेक्ट्रिक जो अपना कंडक्शन होता है, इतना
प्रोसेसिंग होती है इंफॉर्मेशन को, ये सब के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि ग्लूकोज के फॉर्म में आ गए, एटीपी, डीटीपी, है ना। उस तरीके से कुछ भी जो आदान प्रदान होगा वो इसके थ्रू, एनर्जी के थ्रू होगा। तो दैट्स वाई वो बहुत जरूरी है। जो हमने पढ़ा था श्वान सेल्स, वो मिलके इनका माइलिन शीट बनाते हैं। ओके, ये एस्ट्रोसाइट्स हैं जो कि स्टार की शेप में दिख रहे हैं। ओके, स्टार की शेप में दिख रहे हैं, ये मजबूती प्रदान करते हैं इस नेटवर्क को, है ना। ये वाला है ओलिगोडेंड्रॉइड्स, और ये माइलिन शीट्स के आसपास होते हैं। माइलिन शीट के आसपास ये उसको हेल्प करते हैं। ये है माइक्रोकोलियल सेल्स, जो कि उसका इम्यून सिस्टम को बढ़ाते हैं। माइक्रोगीलियल सेल्स, जो कि इम्यून सिस्टम को बढ़ाते हैं, किसका, न्यूरॉन का। ये वाला बी संरचना, और थोड़ा मैं बढ़ा देती हूँ आपके लिए, ठीक है। ये स्टार शेप की हैं एस्ट्रोसाइट, सबसे ज्यादा मात्रा में यही पाई जाती हैं न्यूरॉन के आसपास, ठीक है। ये माइलिन शीट के आसपास होती हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ये माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू एनर्जी प्रदान करती हैं, है ना। ये एनर्जी प्रदान करने का काम करती हैं। सैटेलाइट सेल, जो सैटेलाइट सेल हैं, ये इसकी चारों तरफ होती हैं सेल बॉडी के इधर। और जो श्वान सेल्स हैं, ये तो हमने देखा ही था कि ये माइलिन शीट का जो सैटेलाइट है, और श्वान दोनों सेल्स ही माइलिन शीट के आसपास काम करती हैं और माइलिन शीट बनाती हैं इसका। ये सारे हम क्या किसके टाइप पढ़ रहे हैं, न्यूरोगेलिया, सपोर्टिंग सेल ऑफ न्यूरॉन्स। एपिडेर्मल सेल्स जो हैं वो सीएसएफ, जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, उसकी कैविटीज में होती हैं लोकेशन वाइज। ये सारे ही टाइप हैं न्यूरोगेलियास के। ये फिर से वही श्वान सेल्स दिखाया है, नोड ऑफ रेनवेयर दिखाया है, लेयर्स ऑफ माइलिन शीट, इसका एक्सॉन, है ना। माइलिन क्या है, माइलिन शीट क्या है, व्हाइटिश फैटी मटेरियल जो कि उसको प्रोटेक्ट करता है, दैट कवर्स नर्व फाइबर टू स्पीड अप द नर्व इम्पल्सेस। इसको एक तो प्रोटेक्शन दे रहा है, दूसरा वो नर्व इम्पल्स को आगे बढ़ाने में माइलिन शीट मदद करता है, ठीक है। किससे मिलके बना है, फैटी मटेरियल से। श्वान सेल्स क्या है, वो उनको सपोर्ट करती हैं, किसको, एक्सॉन को और माइलिन शीट को। माइलिन शीट जो है वो टाइट मेम्ब्रेन है इसके चारों तरफ। माइलिन एक मटेरियल है और माइलिन शीट उसी से मिलके बनी हुई मेम्ब्रेन है। नोड्स हमने पढ़ाई था कि वो एक श्वान सेल को दूसरी श्वान सेल से कौन जोड़ता है, नोड ऑफ रेनवियर्स जोड़ते हैं। ये सेरिब्रम का पोर्शन है, फ्रंटल सेक्शन ऑफ सेरिब्रम। तो अब इसमें उल्टा हो जाएगा, है ना, इसमें बाहर की तरफ ग्रे मैटर है, अंदर की तरफ व्हाइट मैटर है। जबकि स्पाइनल कॉर्ड में देखिए आप, बाहर की तरफ व्हाइट मैटर है और अंदर की तरफ ग्रे मैटर है, तो एकदम इसका उल्टा होता है। जो व्हाइट मैटर है वो बहुत ही, जो माइलिनेटेड फाइबर्स होते हैं उनसे मिलके बना होता है, और जो ग्रे मैटर है वो सेल बॉडीज है ना। अब दो में डिवाइड कर लीजिए न्यूरॉन को, जो उसके एक तो सेल बॉडीज ऊपर का हिस्सा और दूसरा न्यूरॉन फाइबर। तो व्हाइट मैटर बना होगा माइलिनेटेड फाइबर से, और ग्रे मैटर होगा सेल बॉडीज से और अनमाइलिनेटेड फाइबर से। अनमाइलिनेटेड फाइबर से, ये दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। ये हम अच्छे से पढ़ चुके हैं पूरा। ये इसके यहाँ से डेंड्रॉइड्स वगैरह, फिर ये कैसे सिग्नल आगे बढ़ाता है और बाहर में दूसरे न्यूरॉन से कैसे कम्युनिकेट करता है। इनकी अपनी क्वालिटी होती है, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि ये इरिटेबिलिटी, यानी कि टू रिएक्ट विद द स्टिमुलस। आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी उसकी उसके बदले इसका कुछ रिएक्शन होगा। कंडक्टिविटी, ये ट्रांसमिट करता है, उसको आगे कंडक्ट करता है, नर्व कंडक्शन जिसको हम बोलेंगे, ट्रांसमिट और उसको इंफॉर्मेशन को आगे पहुंचाना। क्लासिफिकेशन, एक होगा फंक्शनल और दूसरा स्ट्रक्चरल। यहाँ स्किन से इंफॉर्मेशन आई, ऊपर पहुंची किसके जरिए, सेंसरी न्यूरॉन के जरिए। फिर ब्रेन ने उसको ऑर्डर दिया मोटर न्यूरॉन के जरिए, वापस मसल को ऑर्डर मिला और उसने मूव किया,
तो इस तरीके से जो ऊपर से नीचे आता है वो मोटर, जो नीचे से ऊपर जा रहा है वो सेंसरी। ये किसके हैं? न्यूरॉन के टाइप। ठीक है, मान लीजिए आपने हॉट प्लेट को छुआ, आपका इंफॉर्मेशन गई, सॉरी वो तो रिफ्लेक्स में आ गया, आप जानबूझ के कोई पेन उठाना चाह रहे हैं, जानबूझ के कोई पेन उठाना चाह रहे हैं, तो आपका ऑर्डर आया ऊपर से कि पेन उठाना है, तो या फिर नीचे से कोई पेन का नुकीला हिस्सा चुभा, और नाउ यू नो द इंफॉर्मेशन ऊपर गई, वो सेंसरी हुआ, नीचे से जो ऊपर गया वो सेंसरी हुआ, ब्रेन ने उसे रिसीव किया, परसीव किया कि ये स्लाइटली पॉइंटी है, मुझे वहां से हैंड को रिमूव करना है, तो वो इंफॉर्मेशन आई धीरे धीरे, पर इसमें रिफ्लेक्स नहीं हुआ, ये आराम से वॉलंटरीली एक्शन हो रहा है कि मैं धीरे से उसको हटा रही हूँ। पर यही एक्शन अगर रिफ्लेक्स है, मान लीजिए कुछ गरम तवा छोड़ दिया, तब आपका ब्रेन तक थोड़ी पहुंचेगा इन्फॉर्मेशन, ब्रेन तक पहुंचेगा बहुत टाइम हो जाएगा, आपका स्किन तब तक जल जाएगा, वो माइक्रो सेकंड्स भी उस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उस ब्रेन तक ना पहुंचने के लिए भगवान ने हमारे सिस्टम को इतना अच्छे से डिजाइन किया है कि जो उसका कंट्रोल सेंटर हमारा होता है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, जितने भी रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं उनका कंट्रोल सेंटर होता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड, ताकि उतना डिस्टेंस ऊपर तक जाके इंफॉर्मेशन आने का बच पाए और रिएक्शंस हमारी बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में हो पाए और जल्दी हो पाए। जैसे कि आंख के पास उंगली ले गए तो वो अपने आप झपकना, रिफ्लेक्स हो गया। तो ये सब रिफ्लेक्स को कौन कंट्रोल करता है? स्पाइनल कॉर्ड। वो हम अच्छे से अभी और पढ़ेंगे। तो ये सेंसरी न्यूरॉन है जो कि कोई भी जो जितने अपने पांचों सेंसरी ऑर्गन्स हैं उनसे जो भी इंफॉर्मेशन ऊपर जा रही है वो दैट इज सेंसरी न्यूरॉन। और जो सेंसरी न्यूरॉन होते हैं वो ज्यादातर यूनिपोलार होते हैं, यानी कि उनका एक ही हिस्सा होता है, जो डेंड्रॉइड है वो एक ही ऊपर की तरफ होता है। जो मोटर न्यूरॉन होते हैं वो ज्यादातर मल्टीपोलार होते हैं, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन आगे फैला पाए और जल्दी जल्दी आपका जो टारगेट है ऑर्गन इफेक्टर, जो आपका मसल है जहां पे उसको रिएक्ट करना है वहां तक वो पहुंचे और मसल मूव हो पाए। ठीक है, इंटर न्यूरॉन, आप जब कोऑर्डिनेशन कैसे होगा? मोटर इंफॉर्मेशन जो है वो सेंसरी को मिले तभी तो वो आपस में बात कर पाएंगे, समझ पाएंगे कि ये क्या इंफॉर्मेशन मिली थी, आप उसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वो पेन था जो चुभ रहा था, है ना, वो तवा था जो कि गर्म लग रहा था। तो इन दोनों के बीच में जब ये न्यूरॉन्स आपस में कम्युनिकेट करेंगे तब हम उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे, उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर पाएंगे। तो ये आपस में मिलाने का इनका मीटिंग पॉइंट जो है वो है इंटर न्यूरॉन्स। सेंसरी और मोटार की जो दोस्ती करवाता है या आपस में डिसाइड करवाता है कि भाई आगे क्या, ये है क्या चीज, क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको इंटर न्यूरॉन के थ्रू पता चलती है। अभी ये मल्टीपोलर, बाइपोलर, यूनिपोलर, आप सिर्फ इस तरह से याद रख लीजिए कि जितने भी सेंसरी है वो बाइपोलर, सॉरी यूनिपोलर है, और जो मोटार है वो मल्टीपोलर है, और बाइपोलर बहुत ही रेयर है। तो ये कहाँ पर है? रेटिना में है, नोज में है, ईयर में है। कोई भी इनमें से एक दो एग्जाम्पल याद रख लीजिए, बहुत ज्यादा बाइपोलर के एग्जाम्पल्स हमारे पास बॉडी में है नहीं। तो ये जिसके बहुत सारे डेंड्रॉइड्स हैं तो इनको हम बोलेंगे मल्टी। जिसके दो एंड हैं और एक इधर है एक इधर है ना, तो ये हो गया बाइपोलर, दोनों तरफ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने वाला। ये वाला है आपका यूनिपोलर, एक ही तरफ से इसको इंफॉर्मेशन मिल रही है, यूनिपोलर। ठीक है, इसका जो सेल बॉडी है वो यहाँ पर इस तरीके से होगा। और सिर्फ यूनिपोलर हमारे कहाँ है? आईज में है, और कहाँ था? नोज में और ईयर में, ये तीन जगह पर पाया जाता है। सिनेप्सिस हम उस दिन पढ़े थे कि ये आपस में कम्युनिकेट करने के लिए जो ये गैप है, इसको हम सिनेप्सिस बोलते हैं, जो कि थ्रू न्यूरोट्रांसमीटर्स ये यहाँ से कनेक्ट करता है। और हर एक न्यूरोट्रांसमीटर का यहाँ पर एक रिसेप्टर होता है, यहाँ पे हर एक, यहाँ पे इसका रिसेप्टर बैठा होता है। जो भी मान लीजिए जो यहाँ से निकला एसिटाइल कोलिन, तो उसका रिसेप्टर होता है नियासिन। ठीक है, तो वो नियासिन उसको पकड़ता है और आगे फिर वो चीज कम्युनिकेट हो जाती है। इस तरीके से ये चीजें काम करती है। एक
इंसुलिन रिलीज होगा तो उसका एक रिसेप्टर आपका कहीं पे बैठा होगा, कहाँ पे? पेनक्रियाज की उसमें, ताकि वो उसको सेंसिटाइज पकड़ पाए। ये फिर से न्यूरॉन की संरचना ही है। ये होते हुए दिखा रहे हैं क्या? एक्शन पोटेंशियल, जो कि हम पहले से देख चुके हैं, तो इसलिए इसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे। ये कैसे? एक स्टिमुलस मिला बाहर से, फिर उसका जो रिसेप्टर न्यूरॉन था उसने पकड़ा, उसको असेंडिंग ट्रैक से ऊपर ले गया। कौन से ट्रैक से? असेंडिंग ट्रैक। उसमें कौन से न्यूरॉन होंगे? सेंसरी न्यूरॉन होंगे। असेंडिंग ट्रैक सेंसरी न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन ऊपर गई, फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में गई, वहां पे वो इंटीग्रेट हुई, प्रोसेस हुई, हमने समझा, उसको कॉम्प्रीहेंड हुआ, फिर उसने कमांड दिया मोटर न्यूरॉन्स को, किसके थ्रू? डिसेंडिंग ट्रैक के थ्रू। वो मोटर न्यूरॉन उस इंफॉर्मेशन को नीचे लेके आए, फिर यहाँ पे लोअर मोटर न्यूरॉन, फिर उसके बाद और नीचे आ गए तो वो जो इफेक्टर ऑर्गन है या मसल है उस पे वो काम करा और उसने रिस्पॉन्ड किया। इस तरीके से ये एक लूप कंप्लीट होता है। यहाँ पे स्टिमुलस आपके ऊपर एक मकड़ी आ गई, तो ये एक स्टिमुलस हो गया, वो तुरंत इंफॉर्मेशन ऊपर गई कि कुछ तो चलता हुआ फील हो रहा है, फिर यहाँ इंटीग्रेट हुई, अच्छा ये तो एक कुछ तो कीड़ा टाइप का लग रहा है, फिर वो और प्रोसेस हुआ, आंख ने देखा तो विजुअल इंफॉर्मेशन गई, तो हमने देखा ये तो कुछ मकड़ी है, फिर जल्दी से यहाँ से मोटार से इंफॉर्मेशन आई और हमने उसको झटका, तो जो झटकने वाला है वो मोटार से नीचे आया और हाथ से या पैर से जैसे भी आपने उसको अपनी बॉडी से अलग किया, वो इफेक्टर ऑर्गन था और वो आपका रिस्पॉन्स था उस मकड़ी को आपके बॉडी से झटकना या हटाना। असेंडिंग ट्रैक जो है वो सेंसरी इंफॉर्मेशन लेके जाएगा, जैसे हमने डिसाइड अभी बात ही किया, कहाँ जाएगा इंफॉर्मेशन? सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जा रहा है, ठीक है। ये असेंडिंग ट्रैक ही है जो बाहर के इंफॉर्मेशन को ऊपर लेके जा रहा है। अभी इसमें इतने फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर हमें इतने डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ याद रखना है सेंसरी नीचे से ऊपर जा रहा है इंफॉर्मेशन। ये भी वही डायग्राम है कि सेंसरी आया, ऊपर गया, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में पहुंचा, इंटीग्रेट हुआ इंफॉर्मेशन, तो ये सेंसरी का मार्ग हुआ। असेंडिंग ट्रैक ऊपर जा रहा है। डिसेंडिंग, अभी जो मोटार जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स था उसने कुछ जो भी ऑर्डर दिया, जो भी उससे ब्रेन को काम करवाना है, वो उसने अपने मोटर न्यूरॉन को भेजा, फिर उस पहले अपर मोटर न्यूरॉन, फिर नीचे लोअर मोटर न्यूरॉन, फिर वो मसल क्या है? टारगेट एरिया जहाँ पे उसको रिफ्लेक्ट होना है, कॉन्ट्रैक्ट होना है, या जो भी उसको काम करना है वो यहाँ पे। तो ये ऊपर से नीचे की तरफ जो है डिसेंडिंग ट्रैक, ऊपर से नीचे की तरफ डिसेंडिंग ट्रैक, है ना। यहां से इंफॉर्मेशन जो आई नीचे की तरफ, अपर अपर न्यूरॉन, लोअर मोटर न्यूरॉन और टू द टारगेट मसल। अभी जो रिफ्लेक्स होते हैं वो जो हम बात कर रहे थे कि कितना फास्ट होते हैं, है ना, क्योंकि हमें वो टाइम बचाना है कि ब्रेन तक ना जाए वो चीज, वो सेरिब्रल सॉरी स्पाइनल कॉर्ड तक ही लिमिट हो जाती है, तो इस जो आर्क है इसको रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। रिफ्लेक्स क्या है? रिफ्लेक्स इज एक्शन दैट इज परफॉर्म्ड विदाउट कॉन्शियस थॉट, हमें सोचना नहीं पड़ता, बस वो चुटकी में जल्दी से हो जाता है, और ज्यादातर करके ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है बॉडी का बचाने के लिए। आंखों में एकदम से चुंधियाती हुई लाइट पड़ी तो आंखें अपने आप बंद हो गई, ब्लिंक हो गया, है ना, बचाने के लिए। तो ये जो इस तरह के रिएक्शंस हैं, कुछ एकदम से बहुत तेज बॉल हमारी तरफ आई, हमारे बॉडी ने रिएक्ट किया ताकि हम उससे बचने की कोशिश जो की है, वो आपका रिफ्लेक्स है, वो बॉडी का रिफ्लेक्स है। बहुत ही रैपिड होता है, प्रिडिक्टेबल होता है, इनवॉलेंटरी होता है, हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। सोमेटिक रिफ्लेक्सेस जो होते हैं, स्टिमुलेट्स स्केलेटल मसल जर्किंग अवे हैंड फ्रॉम द हॉट ऑब्जेक्ट, जो हमने बात किया था। और ऑटोनोमिक रिफ्लेक्सेस लाइक ये वाले हैं जो कि सोमेटिक हैं, मतलब हुआ तो वॉलंटरी ही ना, हमने अपने अपने हाथ को खुद ही हटाया ना, तो ये सोमेटिक रिफ्लेक्स है। पर ऑटोनोमिक जैसे कि अपने जो स्मूथ मसल जो है, जहाँ पे भी जितने इनवॉलंटरी ऑर्गन्स हैं वहां पे स्मूथ मसल ही होती है, जैसे कि हमने मसल वाले चैप्टर में पढ़ा था, हार्ट, ग्लैंड्स, सलाइवेशन, डाइजेशन, ब्लड प्रेशर, ये सारे इनसे रिलेटेड जो भी रिफ्लेक्स होंगे वो अपने आप होने वाले रिफ्लेक्स हैं। रिफ्लेक्स आर्क, ये जो है नर्व पाथवे है,
कहाँ से जो भी सेंसरी इंफॉर्मेशन आ रही है और मोटार का जो लूप बन रहा है जो हमने पहले भी देखा था उसी को रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। ये है स्पाइनल कॉर्ड और जितना भी रिफ्लेक्स हो रहा है वो यहाँ से ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, ब्रेन तक नहीं जाएगा, यहीं पे निपटा दिया जाएगा। और ये सब इसलिए होता है ताकि समय की बचत हो और बॉडी का प्रोटेक्शन बढ़ पाए, है ना? क्योंकि ये तो वैसे भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, अपने आप ही होंगी सारे रिएक्शंस। तो यहाँ से स्टिमुलस मिला, यहाँ पर गया, किससे गया? सेंसरी न्यूरॉन से गया, वापस किससे आया? मोटार से आया और इफेक्टर मसल पे इसने काम किया बिना वॉलंटरी कंट्रोल के, अपने आप किया। तो ये जो आर्क बन रहा है इसे रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, ब्रेन तक नहीं जाता है, सेरिब्रल कॉर्ड में ही इसको समझ के काम हो जाता है। सेम चीज है, रिसेप्टर, फिर सेंसरी न्यूरॉन, फिर इंटीग्रेशन सेंटर। यहाँ पे इसके लिए इंटीग्रेशन सेंटर हमारा स्पाइनल कॉर्ड हुआ, फिर मोटार न्यूरॉन वापस से मसल तक पहुंचा। ये रिफ्लेक्स आर्क सेम। कोई भी जैसे स्टिमुलस आपने चलते जा रहे हैं, जल्दी से एक कील पे हाथ रख दिया है तो इन्फॉर्मेशन गई यहाँ तक सेंसरी न्यूरॉन के द्वारा, तुरंत आपने हाथ हटाया विदाउट इवन, हमने तो पता भी नहीं किया अभी तक वो नेल है, उससे पहले हमारा हाथ हट चुका होता है, क्योंकि वो जो पेन का स्टिमुलस है, पेन, आपको जो पेन हुआ उससे बचाने के लिए आपके बॉडी ने तुरंत वो जर्क के साथ में आपका हाथ हटाया और ये अपने आप ये रिफ्लेक्स हुआ। ये भी उसी चीज को समझा रहा है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो कि, और ये है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो आपस में बात करते हैं वो है इंटर न्यूरॉन्स की। आपके जो मोटर न्यूरॉन की इंफॉर्मेशन को ये आपस में मिलाएंगे और तब वो आपस में कम्युनिकेट होके अच्छे से कॉम्प्रिहेंड हो पाएंगे। ये जो है एफरेंट न्यूरॉन है आपका, यानी कि सेंसरी, ये इफरेंट है यानी कि मोटार, इन दोनों को मिलाने वाले जो हैं वो हैं इंटर न्यूरॉन। इस इससे इंफॉर्मेशन आई, इससे आई और इसने इंटीग्रेट किया। ये कुछ एक रिफ्लेक्सेस हैं, जैसे कि प्यूपिलरी रिफ्लेक्स, फिर ये वाला हो गया पटेला नी जर्क। तो उल्टी दिशा में जब आप यहाँ पर नी के नीचे इसको हैमर से मारेंगे तो ये अपने आप ही ऊपर की तरफ जाता है, ये नी जर्क रिफ्लेक्स इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक रिफ्लेक्सेस हैं जो कि कुछ-कुछ बीमारियों में इनको चेक करना पड़ता है कि ये नॉर्मली काम कर रहे हैं कि नहीं, और फिर इनके बेसिस पे आपका जो डायग्नोसिस है उसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस को डिसाइड किया जाता है। ये नेचुरल रिफ्लेक्सेस हैं बॉडी के। प्यूपिलरी रिफ्लेक्स, कुछ भी होगा तो वो ब्लिंक करेगा। जैसे कि आपके फेवरेट फूड की गंध से आपके मुंह में पानी आना, कुछ बदबू आई तो आपको नौजिया टाइप फील होना, कुछ ब्राइट लाइट दिखी तो पीपल्स जो आपके आप हो जाते हैं, बहुत सिकुड़ जाते हैं, आंखें अपने आप बंद होती हैं। कोई इंसेक्ट आ रहा है आपकी आईज की तरफ तो ब्लिंक हो जाना, ये सारे हैं रिफ्लेक्सेस। जो वॉलंटरी रिएक्शन है वो अलग है। ठीक है, ये वॉलंटरी वाला जो सोमेटिक वाला है वो, ये सोमेटिक वाला चीज की अभी बात कर रहा है कि हमने देखा समझा और फिर अपना हाथ, क्योंकि यहाँ पे जल तो नहीं जा रहा है, आराम से धीरे से हटाया, हमने जानबूझ के उसके ऊपर हाथ रखा और फिर हाथ हटाया। अगर ना जानते हुए अचानक से कोई अपने आप हो रहा है तो वो है इनवॉलेंट्री, पर हम जानबूझ के आंख पे हाथ रखे और फिर धीरे धीरे उसको हटाए तो वही वही रिफ्लेक्स वो अब वॉलेंट्री हो गया है और उसकी इंफॉर्मेशन अब ब्रेन तक जाएगी, है ना, जब आप खुद जानबूझ के वो चीज करना चाह रहे हैं। जब न्यूबॉर्न बेबी पैदा होता है तो ये उनके कुछ रिफ्लेक्सेस होते हैं, इसको बोलते हैं रूटिंग रिफ्लेक्स। जब आपके माउथ के कॉर्नर में, ये 0 से 4 मंथ्स तक होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना, आप जिस तरफ बेबी के कॉर्नर ऑफ माउथ पे टच करेंगे तो बेबी उसी तरफ अपना हेड टर्न करने की कोशिश करता है, टू उस वो जो भी फिंगर है, ऑब्जेक्ट है, उसको माउथ में लेने के लिए। तो इस वाले रिफ्लेक्स को रूटिंग रिफ्लेक्स कहा जाता है। ये सब इसलिए बता रही हूँ क्योंकि वो जो रिफ्लेक्सेस हैं ये प्रेजेंट होते हैं न्यूबॉर्न में, अगर एब्सेंट होंगे तो वो मतलब गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है उसमें, है ना।
0 to 7 में सकलिंग रिफ्लेक्स होता है, ये स्टार्टर रिफ्लेक्स है कि कुछ एकदम से तेज आवाज हुई तो एकदम से पूरा हाथ पैर मुंह सब कुछ मूव कर जाते हैं। ये हम लोग चेक करते थे जब न्यूबॉर्न की हियरिंग टेस्टिंग के लिए, तो क्योंकि वो तो बता भी नहीं पाएगा और कुछ बड़ा जांच नहीं होनी है या बेबी सो नहीं रहा है या ब्रेन वेव से हम नहीं पता कर पा रहे हैं, बैरा वगैरह नहीं कर पा रहे, तो ये छोटा सा टेस्ट है कि बड़ी आवाज को सुनने के लिए एटलीस्ट आप चेक कर पाएंगे कि बहुत कान के पास जाके या थोड़ा आप सामने आंख के बहुत तेज क्लैप किया तो वो एक स्टार्टल रिफ्लेक्स होता है। इसको स्टार्टल रिफ्लेक्स भी कहते हैं, मोरो रिफ्लेक्स भी कहते हैं। यह है फेंसिंग रिफ्लेक्स कि स्टिमुलस क्या है यहाँ पर कि बेबी का हेड इस को आप राइट और लेफ्ट टर्न करो तो रिस्पॉन्स क्या होगा, उसी तरफ का जो आर्म है वो पूरा एक्सटेंड हो जाएगा और दूसरा सिकुड़ जाएगा। समझे? मतलब एक और बार मैं रिपीट कर देती हूँ कि अगर बेबी का हेड आपने राइट टर्न किया तो राइट हैंड आपका पूरा एक्सटेंड हो जाएगा, लेफ्ट सिकुड़ जाएगा। तो ये है फेंसिंग रिफ्लेक्स, मतलब अपने आप को फेंस कर रहा है, मतलब जैसे स्वॉर्ड, जो फेंसिंग स्पोर्ट क्या होता है, जो स्वॉर्ड राजा महाराजा जो ऐसा फेंसिंग वाला लड़ाई करते थे उसके लिए, तो वो वाली पोजीशन इसमें बन जाती है। गैस्प रिफ्लेक्स मतलब कि उंगली दिया तो उसको पकड़ने की कोशिश करता है, ये 0 to 5 मंथ्स में होता है। और जब आपने उसकी उंगली पकड़ी और सीधा खड़ा किया और तो वो पैरों की मूवमेंट करेगा जैसे कि सच में चल रहा हो, तो ये स्टेप रिफ्लेक्स है। ये 0 to 2 मंथ्स तक रहता है। ये सारे अगर रिफ्लेक्सेस एब्सेंट हो तो इनके माध्यम से फिर वो डायग्नोस करने के लिए ये काम आते हैं कि क्या परेशानी कौन से सिस्टम में आगे हो सकती है। ये बहुत सारे अलग अलग रिफ्लेक्सेस हैं, इतना डिटेल में नहीं जाते। और बचा हुआ हम कल पढ़ लेंगे, अभी ब्लड ब्रेन बैरियर और सीएसएफ के बारे में थोड़ा सा पढ़ना बाकी है और वीडियो भी हम अब कल ही देख लेंगे। ठीक रहेगा ना? यस मैम। ओके, यहीं से आगे हम कंटिन्यू करेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन या सबको समझ में आ रहा है? कुछ रिस्पॉन्स मुझे अच्छा लगेगा, कोई बताना चाहेगा तो। या क्या इसमें और अच्छा कर सकते हैं कि अच्छे से और कुछ समझ में आए? जी बताइए। क्वेश्चन तो कुछ नहीं, लेकिन ये हम जो पहले 5 साल एमबीबीएस सीखते हैं, बाद में फिर एमडी करते हैं और उसके बाद में न्यूरो स्पेशलिस्ट होते हैं फिर 3 साल, यानी 11 साल का जो स्टडी है आपने 1 घंटे में हमको समझा दिया। बहुत एक्सलेंट बात होगी और बहुत ही अच्छे से समझाए, बहुत अच्छे से आपके स्लाइड है, मस्त कलरफुल स्लाइड है और नॉलेज भी बहुत भरा हुआ है। एंड मैंने जो बोला था ना, हम जो 50 साल पहले जो सीखते थे उससे कई पट नॉलेज आपको अभी इसमें हमको दिखाया आपने। थैंक यू सो मच। पर मैं उन जी धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, पर बहुत तभी भी अच्छा। मैं ये जानना चाहूंगी कि इसको कुछ और बेहतर बनाने के लिए कुछ लैंग्वेज और सिंपल करने की जरूरत है या सबके लिए ठीक है, मैं उस माध्यम से सबसे पूछ रही थी। मैम मेरा एक थोड़ा सा एक सजेशन रहेगा इसमें। जी हाँ, कि मैं ये चाहती थी जैसे कि क्लास हमारी 1 घंटे की है, तो एक जी घंटे में जैसे वो पूरा आपने डिफाइन कर दिया, उसके बाद उसको मतलब 15 मिनट में कुछ रिवीजन, और उसके बाद जैसे कुछ क्वेश्चंस ऐड हो जाएं तो ज्यादा मतलब और ज्यादा इंटरेस्ट सबका बढ़ जाएगा। क्वेश्चंस हम करेंगे क्योंकि एक यूनिट से पूरे 5-6 क्वेश्चंस हैं, तो मैं अभी धीरे धीरे सारे जो 2017 से लेके अभी तक जितने भी एनाटॉमी के क्वेश्चंस हैं वो मैं एक जगह जी इकट्ठे कर रही हूँ। तो उनको हम जैसे ही सिस्टम्स खत्म होंगे वो सारे क्वेश्चंस हम कर लेंगे। आपको बीच में भी करना है कि 2017 का कर लिया, 18 का कर लिया, तो उसके लिए फिर हम अलग से टाइम लेके वो हम करवा देंगे। सारे क्वेश्चन तो हम करेंगे ही डेफिनेटली।